भी समन संघी हमारे सर ने उनको संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि ऐसा आदेश हुआ है कि मुझे समन संघ का मुख्य कंसेप्ट देना है, तो मैं आपके आदेश के लिए हाजिर। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते से लगभग 10-11 तारीख से पूरे विश्व में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का उल्लास सारी दुनिया में है। हम ये भी देखते हैं कि केवल भारत में ही नहीं पर बल्कि दुनिया के सारे देशों में लगभग 194 नेशन मनाते हैं बाबा साहब की जयंती है। और उनके स्टैचू जितनी दुनिया में है, उनकी मूर्तियां उतनी मूर्तियां दुनिया में किसी के भी नहीं है। तो वो एक हमारा जो टॉक चलेगा उसी के ऊपर आधारित, क्योंकि बाबा साहब ऐसी एक हस्ती है कि लगभग अप्रैल के महीने में वो दुनिया में इतनी पब्लिश और फेमस होती है कि गूगल ने पिछले साल जो सर्वे किया था, तो गूगल कहता है कि साल भर में दुनिया में सबसे ज्यादा नाम गूगल पे किसका आया, तो 200 करोड़ बार, मतलब 2 बिलियन बार नाम बाबा साहब का आया है इंटरनेट पे, खासकर गूगल के इससे। क्योंकि हजारों लाखों लोग हर दिन बाबा साहब के प्रति कुछ ना कुछ तो भी लिखते रहते हैं, या तो अपने हकों अधिकारों के लिए, या फिर बाबा साहब के बारे में वो उनके प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा रखते हैं उसके लिए, या फिर बाबा साहब के विचारों से क्या कुछ सोल्यूशन मिल सकता है ऐसे में। तो आज जो दुनिया जो चल रही है, हमने देखा है कि 2-3 बातों पे सवाल करना बहुत जरूरी है और उसकी चर्चा करना भी जरूरी है कि क्या बाबा साहब की सोच समन संघ को संभालेगी। एक दूसरी बात है कि आज के दुनिया में बाबा साहब ने जो विचारधारा दी है, क्या वो विचारधारा काम की है, या उसको कहेंगे कि टेस्ट ऑफ यूटिलिटी, क्या इसका महत्व है, अगर इसको ठीक तरीके से अपनाया जाएगा तो क्या ये दुनिया चल सकती है। तीसरा सवाल है कि आज की दुनिया में उनके विचारों का और उन्होंने जो तत्व बताए, उन्होंने जो संविधान बताया, उसका अगर पालन करेंगे ठीक तरीके से, तो क्या है दुनिया के सारे सवालों के जवाब हमको मिल सकते हैं। तो 2-3 बिंदुओं के ऊपर हमको चर्चा करनी है। एक तो सबसे बड़ा बिंदु ये है कि दुनिया में बहुत डिस्कशन चल रहा है अभी। एक तो वार चल रहा है, प्रकार के युद्ध चल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक थमा नहीं है। और ऐसे में दूसरा एक युद्ध है अमेरिका का, अमेरिका इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, और ईरान के पीछे से फिर चाइना भी है और रशिया भी है। और कुछ खाड़ी के देश जो है अमेरिका के साथ इसलिए है क्योंकि उनका आर्थिक बेनिफिट उनके ऊपर डिपेंड है। और कुछ लोग भारत जैसे लोग इधर उधर ऐसे घूमते रहते हैं। कल ही हमने देखा कि हार्मुज जो बंदर है, वहां पर बगैर सुने बगैर पूछे हमारी जो टैंकर थी ऑयल की, उसके ऊपर गोलीबारी कर दी गई। और जब इन्होंने बोला कि हमारा क्या दोष है, जब बताया गया, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने गोलीबारी बंद कर दी। लेकिन कब, जब हमारी जो टैंकर थी ऑयल की, वो अपने आप में पीछे आ गई। इसका मतलब है कि दुनिया का माहौल अभी ठीक नहीं है। ऐसे में सपनों को जोड़ने का महत्व, जुड़ने और जोड़ने का महत्व है। इससे क्या हो सकता है, दुनिया को क्या कुछ हम दे सकते हैं। तो दोनों तीनों बातों के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे, तो आज का जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है, जो दुनिया में एक तरफ डिक्टेटरशिप चल रही है, दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स जो चल रहा है वो इकोनॉमिक्स का चल रहा है, मेरे देश को कितना प्रॉफिट मिलेगा, मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। और तीसरा है कि क्या डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखना है। ऐसी कई सारे सवालों के जवाब में आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि भारत के संविधान से लगभग 72 कंट्रीज ने कुछ ना कुछ तो भी लिया है। 6 देशों के बारे में हमने पिछले बार भी जिक्र किया था कि जिन्होंने लगभग 80% भारत के संविधान के नीति तत्वों का अवलंब किया है। अब उनका क्या बेनिफिट हुआ और हमारा क्यों बेनिफिट नहीं हो रहा, ये सवाल हमारे सामने अभी खड़ा है। हमने देखा कि हमारे बगल के जो राष्ट्र है श्रीलंका में, हमने देखा श्रीलंका में लोग जब इकट्ठा हो गए तो प्रेसिडेंट को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, और वहां पर ठीक तरीके से डेमोक्रेसी अभी मेंटेन हो चुकी है। वही प्रयोग बांग्लादेश में भी हुआ। बांग्लादेश का हमने देखा है कि बांग्लादेश को कौन तकलीफ दे रहा था, हमारे देश के जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग उस देश का शोषण करके वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करके
वहां की डेमोक्रेसी को अस्थिर करना चाहते थे। अस्थिर हो भी गई, लेकिन वहां के जेनजीज लोगों ने, जेनजी यानी लगभग 30 साल के कम उम्र के लोग, जिनका भविष्य अभी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरे में है। हमारी तो जिंदगी निकल गई है, बचे हुए 10 15 20 साल जो बचेंगे, हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो भी किया, हमारे खान का और हमारे, लेकिन आगे के सामने 2 साल इतनी मतलब जोर से ताकत से खड़ी है कि क्या किया जाए। एक तो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सारा इसका एज चल रहा है। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जो बस नफा कमाना चाहती है। तो नफा को लोग दुनिया की स्टेट रिसोर्सेज अपने जेब में ले, उसके लिए इस्तेमाल क्या कर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका तो उससे वजह है कि हमसे ज्यादा सीखिए और हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा पैसा कर लेकिन मुनाफा लेंगे फिट कम। तो इसमें क्या होगी, बढ़ती हुई जो जन है उसमें सबसे ज्यादा जन हमारी यंग पॉपुलेशन हमारे पास है। 29% हमारी पॉपुलेशन दुनिया भर में, जो बाकी के जो है उनकी कभी 16 6% ही है, उनका जो फर्टिलिटी रेट है बहुत कम। तो ऐसे में अगर हम बगल के देश श्रीलंका, बगल के देश बांग्लादेश, और अभी अभी हमारे बगल का एक देश नेपाल, इन डेमोक्रेसी इतनी तेजी से बदली है, उसमें से नेपाल का उदाहरण हम लेंगे तो नेपाल ने पूर्ण तरीके डेमोक्रेटिक्स में अडॉप्ट कहा कि लगभग 3 4 वर्ष एनजीओ ने रेगुलेशन की, जो भी लोग सत्ता में बैठे थे उनके सारे व्यवहार उन्होंने पूरी सिस्टम में बदल डाली, पूरी को सारे मिनिस्टर बत नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस तरीके से डेमोक्रेसी का और जी भारत प्रिंसिपल्स का पालन तक चलाने खुद करेंगे। न्याय जो है जब समता की विचारधारा को अपनाता है और आगे कहते हैं कि ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कंपेंसेशन, जिसको न्याय, जिसको लिबर्टी, जिसको इक्वालिटी नहीं मिली उसको कंपेंसेशन दे दो। तो ये न्याय क्या करता है, समता को देखता है। उसके बाद कहते हैं कि इक्विटी सिग्निफाइज इक्वालिटी। इक्विटी का मतलब है कि अगर देश का उत्पन्न या देश का इनकम अगर ये 100 बिलियन है, तो क्या वो 100 बिलियन इनकम में से जो लोग जरूरतमंद है, इक्वालिटी के लिए तरस रहे, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी, उनको क्या करेगा, कंपेंसेशन का, उनको अपना हिस्सा देगा। अगर गरीब है तो साल भर में कुछ कमाई नहीं करता है तो उसको बेनिफिट देना है, डिविडेंड देना है उसको। और आगे कहते हैं कि इक्विटी सिग्निफाइज इक्वालिटी, और ये जो आर्थिक समता है ये समता भी देती है। उसके बाद वो कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट एंड राइटनेस आर कंसर्न विथ इक्वालिटी इन वैल्यू। मतलब समता का जो मूल्य क्या है, तो कहते हैं कि सदाचार, के लोग नियमों का अच्छी तरीके से पालन करेंगे और सदाचार का आचरण करेंगे तो इक्वालिटी इक्विटी से आती है। जैसा हमने कहा कि 100 बिलियन का इनकम आ गया और उसमें से 85% अगर आप सर्वहारा वर्ग को, SC ST OBC को अगर बांट दे तो इकोनॉमिक इक्वालिटी लेगी। मतलब इक्विटी गिव्स अस इक्वालिटी। और कहते हैं कि इफ ऑल मेन आर इक्वल, ऑल मेन आर ऑफ द सेम इसेंस। अगर सारे लोग एक जैसे समान होंगे तो उनका सार भी एक जैसा होगा, जो कि समन संघ कहता है कि हमारा सार इक्वालिटी के लिए है, इक्विटी के लिए है। और कहते हैं कि कॉमन एसेंस एंटाइटल्स देम ऑफ द सेम फंडामेंटल राइट। अगर सारे लोग अपने जीवन का सार समता में रखते हैं तो फिर हर व्यक्ति को उसके मूलभूत अधिकार मिल सकते हैं, क्योंकि उनके मन में इक्वल लिबर्टी भी होती है। आजादी का महत्व इक्वालिटी का होता है, समता का होता है। और इसको वो कहते हैं कि इन शॉर्ट, संक्षिप्त में अगर कहेंगे तो कहते हैं कि जस्टिस इज अनदर नेम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो न्याय संभव होता है कि अगर व्यवहार में स्वतंत्रता है, व्यवहार में समता ही है और बंधुत्व या भाईचारा है। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि ये संभव कब होगा, तो वो कहते हैं कि जब संविधान का पूर्ण तरीके से पालन अगर करने वाले लोग सत्ता में होंगे, और अगर सत्ता में रहने वाले लोग अगर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का पालन करने वाले नहीं होंगे तो अपोजिशन वाले लोग तो भी ऐसे चाहिए। क्योंकि जितनी डेमोक्रेसी आपको अच्छी तरीके से चलाना चाहिए ऐसा लगता है, तो जितने सत्ताधारी लोग हैं उससे ज्यादा अपोजिशन वाले लीडर नैतिक आचरण वाले होने चाहिए। तो हमारे देश में दोनों ही जगह पर कमी नजर आ रही। जो सत्ता में है उनको तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी देनी नहीं, मतलब जस्टिस पॉसिबल नहीं उनसे। अपोजिशन में लोग है वो भी ऐसे, क्योंकि उन्होंने भी लगभग 60 70 देश की भागों को संभाला है।
तो इसमें वो कहते हैं कि एसटी कब है, कह रहे कि जो शीट हमारे शो में कहेंगे तो जो समन वर्ग है, जो एसटी ओबीसी और कुछ कटेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये लोग, क्योंकि ये यही के लोग हैं और पुराने जमाने में इतिहास में ये लोग एक दूसरे का लिबर्टी इक्वालिटी और पीछे रहते थे। इनके राजे महाराज थे, इन्होंने सारे लोगों को इसी तरीके का व्यवहार दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका ऐसा था। पर आज दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, उसमें सारी कुछ बातें लिखी है लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, लेकिन उनके लिए ये सारे तत्व संभव नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, एक, दूसरी बात वो अपोजिशन में नहीं है, दो, और तीसरी बात वो अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक भी नहीं है। ये तीनों बातों पे हम लोग फेलियर हुए। तो आज फिर हम किससे अपनी प्रेरणा लेंगे? तो बाबा साहब के तत्व को, जैसा मैंने कहा कि ये श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों देशों में डेमोक्रेसी लगभग इक्वालिटी के तौर पर इस्टेब्लिश हो रही है, क्योंकि ये तीनों देशों के संविधानों ने भारत के संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है। जैसा हमने कहा था कि नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी एडवोकेट महिला है जिन्होंने लिखा, जो कि शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती है, और श्रीलंका का जो संविधान है यहीं से 200 साल पहले बसे हुए लोग जो कि एससी वर्ग के थे, उनमें से एक व्यक्ति ने लिखा है। और बांग्लादेश ने बहुत सारे तत्व हमारे संविधान से लिए हैं, जो कि अभी तक दुनिया में लगभग 5 से 10 देशों में ही ईवीएम चल रहा है, जो हम जैसा चला दे, बाकी सभी लोगों ने वोट का जो है वो बैलेट पे आए हैं। पर बांग्लादेश हमारे तत्वों पे चला आ रहा था और इससे उसका नुकसान हुआ था। इसीलिए उनको समझ में आया कि अगर ये ईवीएम वाले मैटर से अगर चलेंगे तो हम हारते जाएंगे, हम बर्बाद होते जाएंगे। इसीलिए वहां के जेनजी ने ईवीएम के खिलाफ, वोटिंग के प्रोसीजर के खिलाफ आंदोलन किया और सरकार को सत्ता से हटा दिया। वहां पे भी डेमोक्रेसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, जो व्यक्ति नोबेल प्राइज प्राप्त कर चुका है, वो भी सलाहकार बना हुआ है। तो ऐसे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर किससे प्रेरणा लेंगे, तो हम लोग नेपाल से ज्यादा प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि नेपाल की जो डेमोक्रेसी अभी अभी अडॉप्ट हो गई, उसका इतिहास है 2004 तक। 2004 और 6 में वहां पर यहाँ के सत्ता कि वो कहते थे कि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, पर उनका सपना तब भंग हो गया जब वहां का राजा के एक ही वारिसदार ने सबको खत्म कर दिया, और वहां पे फिर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो गई। वहां की हुकूमत जो राजा के अंडर में थी, अभी वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया। पर पिछले 20 साल तक वो डेमोक्रेसी जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी। पर ये यूथ लोगों ने क्या किया, ये सारी कुछ समस्याओं को समझ लिया और जेएनजीओ ने अपना आंदोलन इक्वालिटी के ऊपर आधारित करने के लिए अपना संघ बनाया, क्योंकि वहां के जो शोषित वर्ग, खासकर जेएनजी लोग या फिर यूथ लोग हैं, उन्होंने ये देखा कि हमारा भविष्य अभी बहुत खतरे में है। ऐसे में हम क्या करेंगे? तो ऐसे में हम ये की कर सकते हैं कि हमको अपनी जिंदगियां दांव पर लगानी पड़ेंगी। जब तक हम लोग हमारी जिंदगियां दांव पर नहीं लगाएंगे, तब तक हमको जस्टिस पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जेएनजीओ का आंदोलन चलाया, वहां की सत्ता को उलटफेर कर दिया, और पहली बार आज का जो प्राइम मिनिस्टर है, उस वक्त उसको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका आया था। पर उन्होंने ये सोचा कि अगर उस दरमियान अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और अगर मेरी बहुमत की सरकार आएगी, तो लोग कहेंगे इसने भी मैनेज करके प्राइम मिनिस्टरशिप या सरकार मैनेज की है। इसीलिए उन्होंने नैतिक तत्व का आचरण किया। कौन सा नैतिक तत्व? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। उस प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा कि हम लोग अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, हम चुन कर सरकार लाएंगे, और चुनी हुई सरकार के बाद फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनको हम अडॉप्ट कराएंगे, फिर इस्टेब्लिश कर देंगे। और वहां पर यही हुआ। हमने देखा कि लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, तो आज उन्होंने पूरी जो वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है। वहां पर जो रेड लाइट होता था, जो वीवीआईपी का, वो खत्म हो गया। आप वो एक मिनिस्टर जो व्हीकल डिपार्टमेंट जो है उनके पास परिवहन मंत्री है, वो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर आरटीओ के ऑफिस में जाता है और उनको आदेश देता है, राइटिंग में आदेश देता है कि अब के बाद वीआईपी कल्चर खत्म। यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या खुद मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, अगर रास्ते से मेरी गाड़ी गुजर रही है तो उनके लिए वहाँ टोल नाका भी लगेगा, और रास्ते में अगर किसी चौक में अगर गाड़ी या सिग्नल पे रुक जाती है, तो हमको वहां पर विशेष करके वहां से जगह नहीं देना है, बस रूल से चलेगा।
प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि मैं जो है मेरे जीवन को जितना लगता है उतना ही पेमेंट में उठाऊंगा, ज्यादा नहीं। मेरा वीवीआईपी कल्चर खत्म। और उन्होंने इक्वेलिटी की बात की, महिलाओं को लगभग 50 सीटें दी और 50% महिलाएं उनके सरकार में ली है। मतलब इक्वेलिटी हर फ्रंट पे कर रहे हो। और उन्होंने पुराने कानून खत्म कर दिए। उन्होंने एक कानून तो इतना कर दिया कि हम तो सरप्राइज करने लगे उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर नौकरी करता है तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मुझे राष्ट्र को बनाना है, मुझे इस देश को खड़ा करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने रूल बनाया, जो भी व्यक्ति ऑफिस में लेट आएगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो अगर वो चाहे मिनिस्टर भी क्यों ना हो। इसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल उन्होंने अडॉप्ट किया। दूसरी बात, अगर कोई भ्रष्टाचार जिसका सामने आता हो तो सीधा उसको जेल में भेजा जाएगा। फिर उसकी चौकसी जो है कोर्ट में चलेगी, लेकिन जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं होता, फ्री नहीं होता, तब तक वो जेल में रहेगा। मतलब वहां का भ्रष्टाचार एक दिन में खत्म हो गया। वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सारा वीआईपी कल्चर खत्म होने से और ऑफिस टाइम सबके लिए एक जैसा लागू करने से वहां पर लोग बड़े शिद्दत से, पूर्ण तरीके से अपनी के राष्ट्र के लिए काम करने के लिए तत्पर हो गए और कर रहे। तो ये तत्व आए कहाँ से? तो ये तत्व उन्हीं बातों से आए कि जो कि भारत के संविधान के मूल तत्व है, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी की जो मूल भावना है, मूल तत्व है। उन्हीं तत्व से उन्होंने अपने संविधान में ये सारी बातें ली। लेकिन पिछले 20 साल तक कुछ संभव नहीं हो रहा था इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन जो सत्ता चलाने वाले लोग अगर वही गंभीर है, वही अगर करप्शन नहीं, वही अगर ऑफिस में टाइम पर आएंगे, वही अपना वीआईपी कल्चर किसी के ऊपर थोपेंगे नहीं, तो जो सत्ता चलाने वाला होता है, यथा राजा तथा प्रजा, ये पुरानी कहावत हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया, यथा प्राइम मिनिस्टर या यथा राष्ट्रपति तथा प्रजा। अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उनके देश का अगर सारे नियमों का, सारी इंसानियत का, सारी नीतिमत्ताओं का पालन करता है तो जनता को तो चलना ही पड़ेगा। ये बात हमारे यहाँ नहीं हो रही। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो जैसे कि हमने कहा कि क्या ये सॉल्यूशन, बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम जो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं उसमें ये उन्होंने जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बनाया, क्या इसमें पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ। पर ये तभी पॉसिबल है अगर जो लोग अपना सपना देखते हैं कि इस देश को हम लोग खुद चलाएंगे, इस देश को अच्छा करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो खासकर फंडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चैप्टर 4 में उसका आखिरी जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51, उसमें दिया है कि आपके अधिकारों से ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो नेपाल के संविधान के तहत, जो कि भारत के संविधान का बहुत सारा 80% उसका इसेंस उन्होंने अपनाया। उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारे उत्तरदायित्व को, हमारी जिम्मेदारियों को पहले निभाएंगे, ना कि हम लोग अपने अधिकारों के बारे में पहले सोचेंगे। यही बात उनमें और हमारे देश में फर्क है। दूसरी बात, वहां का जो बेरोजगार व्यक्ति था या जो मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने ये सोचा कि मैं अपने पुरखों के सहारे पे या मेरे माता पिता की इनकम के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी। हम खुद अपना इनकम कमाएंगे, हम खुद अपनी मेहनत करेंगे, हम खुद इस राष्ट्र को खड़ा करेंगे, जिसके कि सहारे जो संविधान हमारा है उसके प्रति हम 100% रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जो बातें हमारे संविधान में है वो पहले हम अपने ऊपर लगाएंगे और हम उस संविधान के तहत चलने की कोशिश करेंगे। ये चीज करना हमारे यहाँ जरूरी है। पर ये होगा कैसे? तो इसके लिए जो नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके वक्तव्य अगर आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। वो खुद कहता है कि जो देश के लिए मैं हूं, मेरे लिए देश नहीं है, ये भावना, यही भावना ठीक 17 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट था उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 17 दिसंबर 1946 को कहा था कि आई एम इंडियन फर्स्ट, आई एम इंडियन लास्ट। अगर इस देश का हर नागरिक यही सोच रखता है कि जब तक मैं अपने मन में मेरी राष्ट्र के प्रति की जो प्यार है, भावना है या उत्तरदायित्व है, मैं सर्वप्रथम राष्ट्र को वैल्यू दे रहा हूँ, राष्ट्र को रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर बाद में मेरा कोई निजी धर्म है या निजी व्यवहार है उसको, उसके बाद मैं रिस्पेक्ट दूंगा, तो ही राष्ट्र खड़ा हो सकता है। यही वाला जो संबोधन है
17 दिसंबर 1946 में जिसने संविधान बनाया था, उसने सारी सभागृहों को कहा और सभागृहों में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में 5 मिनट तक तालियां बजती रही। और उसके बाद सारे लोगों को उन्होंने आह्वान किया था कि चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी व्यवसाय करने वाले हो, किसी भी कलर रंग के या धर्म के हो, आपको नेशन के प्रति, देश के प्रति सबसे पहले प्यार करने की बात सोचनी पड़ेगी। देश के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो राष्ट्र खड़ा होता है। तो ये सारी बातें हमारे देश से ली है, हमारे संविधान से ली है। सारे कुछ तत्व हमारे ही किए हुए या बनाए हुए हमारे जो पुरखे हैं, उनके हिसाब से है। तो उसके लिए हम थोड़ा-सा पुरखों के जीवन में चले जाते हैं। तथागत बुद्ध के बारे में तो हम जानते हैं कि पहला जो है दुःख मैं खुद का मिटा दूँ, फिर मैं औरों को दुःख दुःख से मुक्त करने की बात करूँ। तो ये यही पश्चिकोपनायिको वाली बात हो गई कि पहले मैं अपने आप को दुरुस्त करूँ। मैं पहले जानूँ, देखूँ, परखूँ, मानूँ और फिर दूसरों को बताऊँ। फिर दूसरे गुरु जो है बाबा साहब के कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास की, तीन लोग भय नहीं। इसका मतलब है कि जो मेरे गुरु है, अगर मेरे गुरु मेरे तत्वों के हिसाब से अगर नीति से जीवन जीने वाले थे, तो मुझे सबसे पहले गुरुओं का आदर करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए। मेरे मन में गुरुओं का विचार रखना चाहिए कि मेरे गुरु ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है। मेरे गुरुओं की सोच दूसरों को मदद करने की थी, दूसरों को अच्छा बनाने की थी और उससे पहले खुद को अच्छा बनाने की थी। फिर कबीर कहते हैं कहे कबीरता दास की, तीन लोग भय नहीं। अगर हम लोग गुरुओं की बात मानेंगे, पुरखों की बात मानेंगे, तो तीनों लोगों में हमको किसी का डर नहीं रहेगा। तो हमारे पुरखों की जो समन पुरखे जो हमारे थे, उनकी बात अगर हम मानेंगे, जो कि हमारे संविधान का एसेंस है, सारे संविधान का, और समन संघ का सार भी वही है। अगर हम मानेंगे दिल से, उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये सारा कुछ करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, तो इसका मतलब है हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हम खुद जुड़ जाएंगे, खुद दूसरों को जुड़ेंगे और जुड़ने और जोड़ने के प्रिंसिपल को लोगों के बीच में हमेशा के लिए फैलाते जाएंगे। पर इसमें एक कंडीशन भी है, जैसा कि संविधान में भी कहा है और तीनों पुरखे जो है, जो कि हमारे महान पुरखे तथागत बुद्ध की बात, संत रविदास जी की बात, संत कबीर जी की बात में उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि अगर आप ईमानदार नहीं हो खुद के प्रति और दूसरों को दोष दे रहे हो, वो व्यक्ति बुरा है, उसने बुरा कहा, उसने समन संघ का अच्छा काम नहीं किया, वो गलत है, तो उसके ऊपर संघात लगा दो, निकाल डालो। तो उससे पहले उस व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि क्या मैं खुद उसका पालन कर रहा हूँ। अगर वो नहीं कर रहा है, तो तीनों गुरुओं का सार है। वो कहते हैं कि व्यक्ति दूसरों के ऊपर आरोपित कर रहा है, दूसरों को गाली गलौज कर रहा है, दूसरों के बारे में भला बुरा बुरा कह रहा है, दूसरों को ही दोष दे रहा है और तीन उंगलियां खुद के ऊपर होने के बावजूद भी खुद को दोष नहीं दे रहा, खुद को दुरुस्त करने की बात नहीं कर रहा। तो सारे ग्रंथों में लिखा है इनके, जैसे धम्मपद में लिखा है और संत रविदास जी की गाथाओं में भी लिखा है, कबीर साहब भी यही कहते हैं। यही बात फिर बाद वाले लोगों ने भी कही, इक्वालिटी की बात, फ्रेटर्निटी की बात। जैसे कि ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले के अगर व्यवहार को देखेंगे तो यही बात उनके इसमें भी आई। फिर सभी लोगों ने कहा कि मैं पहले खुद से ईमानदार हूँ और दूसरों को दोष देने से पहले वो दोष मेरे बीच में से हटा दूं, तब मैं दूसरों को अच्छा मानूंगा। और अगर मैं दूसरों को गाली गलौज करता रहूंगा, दूसरों को भला बुरा करूंगा, दूसरों को संघ को निकालने की बात करूंगा, लेकिन मैं खुद को दुरुस्त नहीं करूंगा, तो वो समन नहीं है। ऐसा तीनों हमारे पुरखों ने कही है। तो इसका मतलब असली समन बनना पड़ेगा हमको। असली समन बनने के लिए लोगों को जुड़ने और जोड़ने की बातें बताने से पहले यही तत्वों को खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि क्या मैं इन नीति तत्वों का खुद पालन कर रहा हूँ। जैसा कि बाबा साहब का कोटेशन हमने देखा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये किसका नाम है? तो जस्टिस इज अनदर नेम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सब न्याय तभी संभव है अगर तीनों तत्वों का आचरण या पालन मैं कर रहा हूँ। तो ये तत्व अगर हम लोग सत्ता को चलाने वाले जो लोग हैं उनको अगर अडॉप्ट करेंगे, तो वो जज के चेयर में बैठा क्या है सम इम्प्लीमेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उस केस में नहीं, वो आपके आप बिल्कुल जस्टिस देगा, न्याय देगा, क्योंकि आपका जीवन बिगड़ जाए और आपका शोषण करके वो खुद खुश होना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं
दूसरों को तकलीफ देने से अपने मन को कितनी तकलीफ होती है, पर वो अपना अहंकार बढ़ाता जाता है, अपनी दुश्मनी की लेवल बढ़ाता है, दूसरों को गाली गलौज करने का काम बढ़ाता जाता है, और अंततः वो भी खुद खुद दुख में ही यहाँ पर रहता है और दुख में ही मर जाता है। तो ऐसे में हमको ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जीने के, अगर समन संघ के लोगों को जोड़ने से पहले उसका आचरण अगर खुद करेंगे, और खासकर इस देश के जो जेनजी वाले लोग हैं जो एनर्जेटिक है, हमारे यहाँ लगभग 24 करोड़ यूथ ऐसे जो बेरोजगार है, उनके उनके हाथ को काम नहीं है, और दुनिया की सबसे यंग जनरेशन, सबसे एनर्जेटिक जनरेशन हमारे पास है, पर उसके हाथ को काम नहीं, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा उसको कि क्या करना और क्या नहीं करना, इसीलिए बुरी आदत में पड़ जाता है। किसी के यहाँ चोरी की आदत लग जाती है, नशा पता की आदत लग जाती है, किसी को किसका खून करके उसके पैसे लुबाड़ कर फिर अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, सुखी बनाना चाहता है, जो कि सुखी बनाने का मूल तंत्र है ही नहीं। तो इसलिए हमको बगल वाले जो जितने भी देश है, जिन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का और सोशल जस्टिस डिलीवरी करने का ये मंत्र अपना लिया है, वही बात हमको दोहरानी है। खासकर बात तो ये थी कि भारत से उन्होंने कुछ एडॉप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन भारत के नीति तत्व का जो बंडल है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको उन्होंने पहले लिया, उसके ऊपर गहराई से चिंतन किया और उसके ऊपर खुद एक्शन लेने का काम शुरू किया। तो हमारे तीनों पड़ोसी देश जो हमसे गरीब है, हमसे बिल्कुल पिछड़े हुए, हमसे सारी चीजों में कम थे, लेकिन आज उनकी रफ्तार हमसे कई ज्यादा बढ़ी है। यूनाइटेड नेशन और विश्व की जितनी भी एजेंसियां हैं जो सर्वे करती है इसका, वो कह रहे हैं कि नेपाल का पिछले महीने का इतिहास देखकर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को इस वर्ष के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में उनको स्थान मिला है। लगभग शायद 10-15वें जगह पर स्थान मिला है उनको। दुख की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक देश है, उसका जो मुखिया है वो इस साल 100 लोगों में नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वही हो रही है। तो एनालिसिस क्या करना है हमको? हमको ये एनालिसिस करना है कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। हम पहला काम करेंगे कि मैं अपने दिल से खुद को समन संघ जैसे एक्टिविटीज में जोड़ दूंगा, और दूसरे हमारे जो साथी है जो कि अन्य संगठनों में काम कर रहे हैं, उनके साथ जब डायलॉग करूंगा तो मैं उनके सामने पेश आते वक्त कभी नकली बात नहीं करूंगा, बस दिल से बात करूंगा और कहूंगा कि मैं भी कोई परिपूर्ण नहीं हूँ, क्योंकि परिपूर्ण व्यक्ति एकदम से नहीं होता, इट इज अ प्रोसेस। वो प्रोसेस में धीरे धीरे, जैसे थोक थोक खने खने रजत कारावसतम, जो सुनार है, चांदी या सोने का मैल जो है, धीरे धीरे उस भट्टी में गम के उसमें से धीरे धीरे उसका मैल निकालता है और फिर 24 कैरेट का सोना हो जाता है। इसी तरीके से खुद का मैल निकालना है अपने मन से, दूसरों के प्रति मैत्री भावना, करुणा का व्यवहार रखना है, और ये बाकी को छोड़ दो जो आपको कभी मैत्री, प्यार, करुणा, मुदिता नहीं देंगे। जो हमारे अपने लोग हैं उनके साथ ही व्यवहार करो, बाकी की सोचना बंद कर दो कि वो कितने गंदे, को कितने बुरे, उन्होंने कितना नुकसान किया। नहीं, ये खुद के ऊपर पहले इंप्लीमेंट करना है, फिर बाद में हमारे जो समन भाई बहन है उनके साथ व्यवहार करना है, और उनको धीरे से बैठ के शांत तरीके से समझाना है। वो मानेंगे नहीं, वो तो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके ऊपर मन, उनके मन के ऊपर वही संस्कार है कि लोग दूसरों को लूटो, दूसरों की सरकार को गिरा दो, दूसरों को बुरा भला कहो, दूसरों को गाली गलौज करो और फिर खुद बड़े बन जाओ। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यही बात हमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी समन लोगों को जोड़ते हुए। मैं समन व्यक्ति को अगर जोड़ना चाहूँ तो उसके पीछे लग जाऊं, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आता तो मेरी अपनी ड्यूटी है। जैसे बच्चों को कोई बात समझ में नहीं आती, बचपन में इधर उधर भागता है, उसको किताब हाथ में दो तो फेंक देता है और खेले पे चला जाता है, बाहर जाके झगड़े करता है, उसको समझ में नहीं आता जीवन क्या है। लेकिन माँ बाप जिंदगी भर कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे को सही लाइन पर लगाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दो, अपना पेट आधा रखेंगे लेकिन बच्चे का पेट भर देंगे, उसको सारी सुविधा उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा, जो दुख मैंने पाया है, हमने जो पाया, वो दुख मेरी अगली जनरेशन को ना आए। यही बात हमको करनी है कि सामने वाला व्यक्ति जन्म से तो समन है, जन्मजात समन संज्ञक, पर उसको पता नहीं है, वो जानता नहीं। जब मैं कोशिश करता हूँ उसको बताने की, वो मुझे खकेल देता है, डिनाई करता है, नकार देता है। कोई बात नहीं, पर मेरी ड्यूटी है कि जो बात मुझे समझ में आई वो बात मैं दूसरे को, सामने वालों को जब तक नहीं बताऊंगा, बताऊंगी, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगा।
ये वाला डिटर्मिनेशन, इसको अधिष्ठान कहते हैं। ये अधिष्ठान, कोई व्यक्ति सारे दुनिया के दुख नष्ट करने के लिए, बुद्ध बनने के लिए अपना ध्यान लगाता था, अपना सारा मन इकट्ठा करके अधिष्ठान कर लिया था उसने। वो कहते हैं कि शस्यते में शदिरंग प्रलय लक्ष्य में पश्यते, मतलब मैं अभी ऐसा प्रण कर लेता हूं कि जब तक मुझे संबोधि प्राप्त नहीं होती, मैं इस बैठी हुई सीट से, इस ध्यान से मैं नहीं उठूंगा। क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा था, जब मैंने विशाखा के हाथ का भोजन खाया तो मेरे शरीर में एनर्जी आई, मेरा मन तो शांत हुआ था, लेकिन भूख की एनर्जी जो है मुझे अपना ध्यान इकट्ठा करने के लिए अवसर ही नहीं दे रही थी। लेकिन जब भूख मिट गई तो उन्होंने मन को एकाग्र कर लिया और अपना अधिष्ठान पूरा किया, और दुनिया का पहला साइंटिस्ट हुआ जिसने सारे दुखों के ऊपर जीत हासिल की। यही बात हमारे लिए भी संभव है, क्योंकि बुद्धत्व के बीज, अच्छे इंसान बनने के बीज हर व्यक्ति के अंदर है, पर उसकी पहचान नहीं है उसके पास। अपने अपने अच्छेपन की पहचान तभी हो सकती है, सारे लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे, एक जैसी सोच रखेंगे, एक दूसरे को मदद करने की भावना रखेंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो अपनी पहचान बनेगी। अच्छे सोचने वाले लोग, दूसरों का भला सोचने वाले लोग, ये विचारधारा उनके मन में आएगी, तो सारा कुछ संभव हो सकता है। इतनी बात मैं कहना चाहूंगा। तो हमारा सबसे पहला और सबसे अच्छा काम क्या है? तो खुद को दिल से जोड़ना समन संघ में, और संगठन वालों को, और जो हमारे भाई बहन है, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, उनको भी हमसे जुड़ने के लिए उनके पीछे लग जाना, और मैत्री करुणा के भाव से जिस वक्त जिस दिन वो मानेंगे तब तक करते रहना कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से पार करके, मतलब लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो यही प्रिंसिपल हमको जुड़ने और जोड़ने के लिए अपनाना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल अगर आप अपनाओगे तो हम लोग आने वाले समय में 1-2 साल, 3-4 साल में हमारी जो प्रोग्रेस है मल्टीपल करेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी हमारी। इसको मल्टीपल, 2 गुना 4, 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 16, 16 गुना 16 जो होता है, वो जो भी आता है उतना परिणाम आ सकता है अगर आप मन की खुद की इच्छा है। और मनोपुब्बकम्मा कहता है कि मन को अगर किसी चीज के पीछे इतना लगा दो तो सारी कायनात आपको मदद करती है। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात में अगर कुछ गलत हुआ हो तो यहाँ पर बैठा हुआ जो समंत संघ है वो मुझे माफ करेगा। संगं नमामि, बाबा साहब की जयंती के जो समारोह में उनको दिल से वंदामी, और जितने भी पुरखे हमारे हैं उन सभी को वंदामी नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।